बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं अंदर की खबर और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में हौलनाक वाक़यात, सानहात और दहशतगर्दी की एक तारीख़ है और जाफ़र एक्सप्रेस का सानहा भी इसी तारीख़ का एक अफ़सोसनाक वाक़या बन चुका है। अभी हम जाफ़र एक्सप्रेस सानहे से बाहर नहीं निकले थे तो कच्ची कैनाल पर एक और दहशतगर्दों ने वार किया है। इस सानहा के बाद ये सवाल उभरना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आखिर क्या होने जा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात जिसकी रोकथाम के हवाले से हुकूमत की तरफ से प्लानिंग की जाती है, लेकिन ये वाक़यात हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस हवाले से बात करेंगे कौन-सी ऐसी वजूहात हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। इस हवाले से इससे जुड़े हुए दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका तारुफ़ आपसे करवाते चलें। हमारे पहले मेहमान हैं फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं, वो हमें जॉइन किया है उन्होंने। इसके साथ दूसरे हमारे मेहमान हैं अवैस लतीफ़ साहब। आप भी शोबा सहाफ़त से आपका तल्लुक़ है, सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूदा हालात व वाक़यात पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सबसे पहले भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा कि जो अभी हमने देखा कि पूरी कौम जाफ़र एक्सप्रेस के सानहा से बाहर नहीं निकल पाई थी, तो साथ ही इत्तलात आज मिल रही हैं कि कच्ची कैनाल जो एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि मुख्तलिफ डैम्स भी बन रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। वहाँ पे डैम्स में काम करने वाले मज़दूरों को अगवा कर लिया गया है, वहाँ पे एक बड़ा वाक़या रूनमा हुआ। तो इस वाक़ये को आप किस नज़र से देख रहे हैं? और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ अमन-ओ-अमान के क़याम के हवाले से बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी प्लानिंग्स बनती हैं, तो वो प्लानिंग्स क्यों कारआमद साबित नहीं हो रही? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का कैसर मिर्ज़ा साहब। बुनियादी बात ये है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है, वो यकीनी तौर पर एक बड़ा सान्या है और इस तरह के सानेहात जो हैं, वो एक पूरा उनका एक इम्पैक्ट होता है और इसमें जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो तो खुश होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है और इसमें ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी की जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जिसमें बड़ी तेज़ी आई है। यानी अगर हम हुँ, गुज़श्ता 8 माह साल के दौरान देखें, तो बहुत तेज़ी के साथ इससे पहले जेल पर भी उन्होंने हमला किया। तो वो हुँ, बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर जो है, वो अभी भी इस हमले के बाद जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, इसके अलावा 2 से 3 हमले और किए हैं हुँ, जिसमें जो डेवलपमेंट्स के लिए वहाँ पे कंपनीज़ काम कर रही थी, उनके डंपर्स जो हैं वो जलाए गए हैं। लोगों को जो है वो एक तरह से वहाँ पे ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान से बाहर से जितने लोग गए हैं, जिसमें केपीके के लोग भी शामिल हैं, हुँ, पंजाब के हैं, दीगर इलाकों से हैं, वो बेचारा जो आम मज़दूर है, उसको जिस तरह की हुँ। थ्रेट्स मिल रही हैं, तो ये एक तरह से जो इंसर्जेंसी है, उसके ख़ात्मे के लिए इसका वैध हल जो है, वो डायलॉग है। जो तो हुँ, डायलॉग के ज़रिए ठीक आते है। हैं तो 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 भट्टी साहब इसमें डायलॉग भट्टी साहब गुज़ारिश ये है कि डायलॉग के लिए हुकूमत तो तैयार है। हमने हर मौके पे देखा कि हत्ता कि अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि वो लोग जो हथियार फेंक दें और मुल्क के आइन को मान लें, हुकूमत पाकिस्तान को मान लें, तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो डायलॉग फिर किनसे किया जाए? वो दहशतगर्द जो आम और मज़दूरों को मारते हैं, जो बेगुनाह अफ़राद को सरेआम कत्ल करते हैं, जो ट्रेनों को अगवा करते हैं, क्या उनके साथ डायलॉग किया जाना चाहिए? देखें, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि बलूचिस्तान की कुछ हकीकतें हैं जिनसे हम जी, नज़रें चुराने की कोशिश करते हैं और वो हकीकतें ये जी। हैं कि अगर बलूचिस्तान के हम हकीकी नुमाइंदों की बात करें, तो मुझे आप हुँ, दयानतदारी से बताएँ कि शहर-ए-इक़्तिदार में रहते हुए आप मुझे बताएँ कि काकड़ जैसे लोगों को जब आप वज़ीर-ए-आज़म की अहम सीट देंगे, उनकी हुँ, बजाय जो है वो अख्तर जान मैंगल को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हुँ, अंदर किया जाएगा, जो डायलॉग की अब बात करना शुरू हो गए थे। देखें ठीक है। अख्तर जान मैंगल हो गया, दीगर लोग हो गए,
महमूद खान अचकज़ई है, मौलाना फजल रहमान है, ये वो लोग हैं जो बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। एक बाकी चीज़ों के ऊपर ये सारे लोग सियासत करें, लेकिन रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सियासत ना की जाए। और जहाँ तक बलूचिस्तान के हवाले से कुर्बानियों का एक सिलसिला है, जहाँ अवाम कुर्बानियाँ दे रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है लोग वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमने अपने घर से ये सारा कुछ जो है वो हमें वो दुख और कर्ब नहीं भूल सकता कि मेजर नदीम अब्बास जो है वो बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। और उनकी जी शहादत के बाद उनके बच्चे अभी भी जो है वो सवाल करते हैं कि हमारे पापा कब आएंगे। अब सवाल जी ये है कि या तो हमने रियासत को जो है वो अगर आगे लेके जाना है तो हम हम्म और कितने जो है वो कुर्बानियां देंगे। अब वक्त जी आ गया है कि फैसला कुन मरहला जो है उसके तहत जो है वो दोनों काम किए जाएं। टारगेटेड ऑपरेशन भी होना चाहिए और ये जी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है, मैं ये कहूंगा। इतनी बड़ी अच्छा तादाद में जो है वो दहशतगर्द जो हैं वो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से वहां घूमते रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। ये हम्म तो भला हो कि हमारे जो अपना खास तौर पर एसएसजी के कमांडोज हैं वो अगर बर वक्त कार्रवाई ना करते या सिविलियंस को जो रिहा होने वाला एक है एलिमेंट वो सामने ना आता, तो शायद जाफर हम्म एक्सप्रेस वाला वाकया जो है वो मजीद जो है वो कर्बनाक हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमें बाकी चीज़ों से हटके दहशतगर्दी की रूट काजेज़ की तरफ जो है वो जाना होगा। और रूट ठीक है कागज़ जो काजेज़ हैं उनकी तरफ जाने से पहले ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो ऐसे मुल्क हैं, और ख़ास तौर पर जब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ठीक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थ्योरी है जो चल रही है, जो कभी नहीं हम्म चाहेगी कि बलूचिस्तान में जो है वो अमन हो। ये हमारी कारागरी है कि हम किस तरह उस अमन को कायम रखते हैं। और ये सही अकेला जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो काम नहीं है, ये अकेला जो है वो पाकिस्तान की इसमें अफवाज इसमें के नहीं। इसमें इसमें यकीनी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अब वैसे मैं आपकी तरफ आऊंगा कि भट्टी साहब का भी कहना यह है कि जो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात खासकर बलूचिस्तान की तरफ उनका इशारा है कि बलूचिस्तान की जो महरूमियां हैं, वहाँ के जो मकामी अफराद हैं, उनके साथ जो दूरियां हैं वो भी इस वाक़यात की जो है वो एक वजह है। तो क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं, और क्या इन लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए दहशतगर्दी के जो वाकयात में मुलव्वस हैं, या इसका कुछ बाहिस बन रहे हैं? क्या कहेंगे अवैस? देखिए मेरे साथ इसमें तो एक तो ये जो वाक़या हुआ है आई और बाद में और इसके पूरी शहर में पिछले हम देख रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से इसमें एक कंप्रोमाइज़ आया है, वो उठाया जाए, हम देख रहे हैं इसमें ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात में। सही इसमें 2-3 बड़ी वाक़ई चीज़ें हैं। एक तो बलूचिस्तान को जो मसला है, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में या कराची या लाहौर जैसे सेंटर में 1.5 साल उसकी जो तशरीह की जाती है, मेरा ख्याल है ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो ये एनएससी अवार्ड जब हो गया तो मेरा ख्याल है उसके बाद महबूबी वाली बातें और वफाक की तरफ से वाली बातें मेरे ख्याल से मानी हो गई है। ठीक आप है अंदाजा लगाएं जैसे एनएससी अवार्ड के बाद जितना पैसा बलूचिस्तान को मिला है उसका कोई ऑडिट करवाया जाए तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान जो है वो अगर वो सारा पैसा किसी जगह लगे जाकर तो सही तकनीक के हवाले से और फंड के हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं होगी। बलूचिस्तान इतना बाख्तियार हो गया है कि जितना कोई भी हुआ कि एनएससी अवार्ड के बाद अठारहवीं तरमीम के बाद कोई भी हुआ इतना बाख्तियार हो गया है फंड के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से ठीक कि वो इतना ज्यादा डिमांड की मार्केट है। ठीक इसमें है काफी मेरा ख्याल है मार्केट और आप इसमें देख लें जितने बड़े प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में लगे हैं क्रेडिट कॉलेज एजुकेशन के जिसका काम हुआ है यूनिवर्सिटी बनी है तो ये रूल काम नहीं है। ठीक मेरा है ख्याल है कि ठीक है नाराजगी नहीं है एक उसका तारीखी पसमंजर भी है ये 1933 में उनकी जगहों के बाद इसका एक किसी कुछ तारीखी मामला भी है। लेकिन जो रिसेंट जो मामला है जिससे 2 दहाइयों से जो चीजें चल रही है इसमें इंटरनेशनल प्लेयर इन्वॉल्व है। ठीक पाकिस्तान का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ग्वादर है, ग्वादर के बिल्कुल सामने आपको जो है वो दुबई है और ये एक बड़ी मशहूरियत है ठीक है कि जब दुबई डेवलप हो रहा था तो उसके लिए कराची को जो है वो बर्बाद होना पड़ा। ये ठीक बड़ी मशहूरियत है और कई सज्जनगार मसाई सज्जनगार या सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज को तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान में जो मामला खराब है मसाइल है उसका हमारे बॉर्डर पार से और मुझे पार से जो उसका ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ स्टेट अवे के इलाज से सिर्फ मुज़ाकरात हो जाए। मेरा ख्याल है आज वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर सभी ने इलाज कर रहे हैं आप अपनी डिमांड लेकर आए हम बातचीत करने को तैयार है। आप उसका जवाब भी दे देंगे एक कंप्यूटर में आपको जवाब दे जाएगा। सही तो सही ये एक बड़ी पेचीदा किस्म की बीमारी
है बलूचिस्तान का जो मसला है वो उसमें मंत्री साहब उतना नहीं है, उसमें चीजें जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, उसमें रीजन मामला है और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर इन्वॉल्व है, आपके 4 ममालिक प्रायरात उसमें इन्वॉल्व है। और मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान के मसले की तकलीफ है वो इतनी आसान नहीं है कि आप सिर्फ मुलाकात की आपका एड्रेस कम करें, तो इसमें एक बड़ा दरमियाना रास्ता निकालना होगा और सियासी सियासी जो हुकूमत है उसको आगे आना होगा, उसको लीड लेनी होगी और तमाम आवामों को यकजा करना होगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसमें पॉलिटिकल जो रोल है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर यह फैसला किया गया कि एपीसी बुलाई जाए। अब एपीसी बुलाई जाती है तो जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस हवाले से किसी हतमी फैसले पर पहुंच पाएंगी? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जो आला सतही मीटिंग्स हुई हैं उसमें फैसला ये हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाके जहाँ पे दहशतगर्दों की जड़ें हैं वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए, और मेरे ख्याल में एपीसी अगर बुलाई जाती है तो उसमें भी शायद एक नए ऑपरेशन के हवाले से आगे बढ़ने की कोई हमें एक नई बात सामने आएगी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल में एपीसी बुलाई जाती है तो उसमें पीटीआई का किरदार क्या होगा? क्या पीटीआई उसमें शामिल होगी? देखिए जी, ये तो बड़ी वाज़ेह चीज है कि जब पेशावर में अटैक हुआ था एपीएस पर तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इस वक्त ये कहा था कि हमारी एपीएस यहाँ हो रही है आज एपीएस के हवाले से। इसके फौरन बाद एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हम बलूचिस्तान के हवाले से भी करेंगे, और अब आप देख रहे हैं इस बात को 9-10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए और वो दूसरी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये बहुत सेंसिटिव मौजू है और इसमें लीड लेने के लिए पॉलिटिकल हुकूमत को करेज भी दिखानी है, और इसमें आपको पता है वो स्टेक होल्डर जो हमारी स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है बलूचिस्तान के हवाले से और स्कूल के मसाइल के हवाले से। तो जो कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जिस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इंडिया दिया है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए हुकूमत को पीटीआई को टेबल पर लाने के लिए बहुत जश्न करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का भी वाज़ेह कर चुकी है, आपने उनके बयान सुने, उनकी मर्कजी लीडरशिप के बयान, अपोजिशन लीडर जो है सेनेट में उनका बयान कल आया है, और बाकी भी उनकी कि वो कंप्रोमाइज करेंगे, वो आएंगे टेबल पर बैठेंगे, लेकिन उनकी कुछ शराइत है और आपको पता है उनकी शराइत क्या है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को या नून लीग को उनको टेबल पर लाने के लिए जतन करना पड़ेगा। पीटीआई मेरे ख्याल से इतनी आसानी से शायद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से ना आए। ठीक, भट्टी साहब से भी पूछना है। फरूख नवाज, अवैस का कहना यही है कि अभी जो हुकूमत की तरफ से जब ये एपीसी का ऐलान किया गया उसके बाद पीटीआई की क़यादत की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि हम कुछ अपनी शराइत हैं उनके साथ एपीसी में बैठेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त चूँकि कोई पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, ये पूरे मुल्क को कौम की सलामती का मामला है, तो इस मौके पे पीटीआई की तरफ से इस किस्म की शराइत लगाना क्या मुनासिब इक़दाम है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमें जब हम इस पर कैसर मिर्जा साहब डिटेल्स उस डेप्थ के ऊपर जाएं तो एक बात तो ये है कि दुनिया भर में जो ताकत का इस्तेमाल है वो कभी भी मसाइल का हल नहीं है। आपको अल्टीमेटली मुज़ाकरात की टेबल पर जो है वो बैठना पड़ता है और मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई राह जो है वो तलाश करनी पड़ती है। यानी जब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के हवाले से और दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हुए, जब जो है वो दहशतगर्दी के वहाँ पे लोग शिकार हुए तो वहाँ वज़ीर आज़म को जो है वो जाना पड़ा। राजा परवेज़ अशरफ ने वहाँ पे जाके लोगों से एक्सक्यूज़ किया, लोगों की के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा, तो मामला थोड़े से जो है वो बेहतर हुए। देखें, बलूचिस्तान का जो इशू है ये आज से नहीं है, ये कई सालों से जो है वो चला आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इसको इस स्टेज पर लाने में जो है वो जहाँ एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मैं जिक्र करूंगा, जहाँ उनकी तरफ से अदम तवज्जोही का शिकार रहा, वहां पर अगर हम ये कहें कि आपकी जो ओवरऑल एक मखसूस सोच है ब्यूरोक्रेसी की, उसका भी बड़ा किरदार रहा है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अगर हम हकीकत पसंदाना तज्जिया करें तो वो जब अपनी मर्जी के जो है वो सरदार साहबान जो हैं उनको रियलिटी के नाम पर जो है वो माल दिया जाएगा और आम जो लोग हैं उनको कौमी धारे में शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसके नतीजे जो हैं
फिर ये आते हैं कि फिर जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, यकीनी तौर पर उनके नेटवर्क्स या रूट्स जो हैं, वो वहाँ की पब्लिक से उन्हें इन्फॉर्मेशन या उनको पनाह मिल रही है, तो ये सारा कुछ हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो अवाम के साथ उनका राब्ता ख़त्म करना होगा और सही, अवाम के साथ राब्ता आप तब ख़त्म कर सकती हैं, जब अवाम के दिल में आप मोहब्बत जगाएँ। जब अवाम को ये यकीन सही, हो, जब बलूचिस्तान के गरीब लोगों को ये यकीन हो कि उनकी सही, महरूमियाँ दूर जो हैं वो की जाएँगी, हमें उन्हें किसी सरदार के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। यानी सही, उन वो सरदार जो इस बिल्कुल सही। वक़्त जो है वो रियासत से बागी हैं, उनकी हुँ, बजाय अगर वो सरदार जो जो रियासत की छत्र छाँव तले खड़े हैं, वो हुँ, उनको भी उन्हें सलाम जब ठोकना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि फिर हम इनको सलाम जो है वो क्यों ठोक रहे हैं। जहाँ सही, तक पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, तो बात हुँ, ये है कि पीटीआई को जो है पीटीआई हो या कोई भी सियासी जमात हो, वो डायलॉग का हिस्सा ज़रूर बनेगी। वो उसकी वजह ये है कि पीटीआई को भी बैठना चाहिए और जहाँ तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, तो हुँ, यहाँ एक 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 फैक्टर और भी है और उस पर जो है वो पाकिस्तान की रियासत के अदारों को सोचना पड़ेगा कि भई हुँ, अगर आप जो है वो इंटेलिजेंस के हवाले से वीकनेसेस पे बजाय इसके कि आप इस वो बात करने वाले के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दें, आप ये सोचें कि सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पे आए हैं। उन सिक्योरिटी लैब्स को ठीक करना भी जो है वो रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी है। और जहाँ ठीक है। तक पीटीआई की बात है, तो पीटीआई पर जितना ज़ोर दिया जा रहा है, जितना पीटीआई को ग्रिल किया जा रहा है, उससे हुँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को ग्रिल किया जाए जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हैं। सही, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी जो है वो ख़त्म की जाए। सही, अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर के क्रॉस करके दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको रोका जाए और एक हुँ। पॉलिटिकल डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। पाकिस्तान के लोगों को जोड़ा जाए, तभी जाकर हम आगे की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। अवैस फ़र्क ने 2-3 नुकात की तरफ इशारा किया है। एक तो उनका कहना है कि जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोगों की जो महरूमियाँ हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, वो हल नहीं हल हो पा रहे और इंटरेक्शन जो है गवर्नमेंट का उन तक नहीं है। वो सरदारों को फंड्स दिए जाते हैं और पब्लिकली सतह पर वो फंड्स इस्तेमाल नहीं हो पाते। एक तो उनका इस तरफ इशारा है कि वो ग्रास रूट लेवल पे हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए कि उन तक फंड पहुँचे। और दूसरा उन्होंने ऑपरेशन की भी बात की है। ऑपरेशन की अगर बात कर लें तो इस हवाले से अगर एपीसी में पीटीआई आ भी जाती है तो हुकूमत इतलात ये है कि वो नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने जा रही है। जी हाँ, नेशनल एक्शन प्लान 2। तो नेशनल एक्शन प्लान 1 ही कामयाब नहीं हुआ, उसका 20% उस पर इम्प्लीमेंट हो सका। उस हवाले से स्पेशल फोर्सेस बनाई जानी थी, वो नहीं बनी। सीटीडी का एक अदारा कायम किए जाने तमाम सूबों में, वो नहीं बन सके और दीगर जो इकदाम थे वो नहीं हो सके। तो नेशनल एक्शन प्लान कैसे कामयाब होगा? क्या इसमें हुकूमत सीरियस दिखा पाएगी, सीरियसनेस अपनी? देखिए जी, ये जो आपने जो बात की है लोगों के साथ कनेक्ट करने की, बयानी भी आप बुनियादी तौर पे ये एक बयानी की बात आपने की है कि ये बयानी की जंग भी है। आप एक गुरीला वार तो लड़ रहे हैं, जमीन पर तो एक जंग हो रही है, लेकिन इसके साथ एक बयानी की जंग भी है जो सोशल मीडिया के आने के बाद और जो जदीद अबलागी जो मामला है इसके बाद तो उसको वो किसी एक और लेवल पर लड़ी जा रही है। आलमी कुव्वतें भी कुछ अपने अज़ाइम हासिल करना चाहती हैं, जिसमें जैसे कि सी पैक का मामला है। क्योंकि आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस को जब यरगमाल बनाया गया वहाँ पे बेगुनाह अफराद को, तो उस वक्त जो उनके मुतालबात सामने आए थे उसमें जो एक वीडियो बयान भी आया था उसमें उन्होंने कहा था कि सी पैक को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, उसको रोल बैक किया जाए। तो आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं फ़रोख के? ये जो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये सिर्फ मकामी अफराद का इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं ये उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको कैसे कम किया जाए या ख़त्म किया जा सकता है? जी फरमाइए। देखें, इसमें बुनियादी बात ये है कि जो मुल्क दुश्मन अनासर है ना कोई भी, तो उनकी तो कोशिश होगी कि उनके लिए बलूचिस्तान जो है, वो बड़ी उनके लिए फ़ेवरेट जगह है कि उसको जो है वो टफ़ टाइम दिया जाए। मुल्क दुश्मन अनासर की तो छोड़े ना, मैं सीधा-सीधा नाम ले लेता हूँ। यानी इंडिया है तो वो आपको फूल थोड़े ही भेजेगा। उसकी हुँ, कोशिश होगी कि वो वहाँ पे जो है वो मुदाखलत करे और आपके सही, बहुत सारे हमसाये ममालिक हैं, बरादर इस्लामी ममालिक भी हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, फिर ये कहेंगे कि देखें जनाब उनका आपने नाम ले लिया। अब हुँ, सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ
पे हैं, यानी यहाँ से जो लोग जो हैं वो बड़े-बड़े उन मामलात में इन्वॉल्व रहे माज़ी में, वो किस जगह पर पनाह लिए बैठे हैं, कहाँ पर हैं? तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा दूर नहीं है वो, अपना साथ ही कोई एरियाज़ हैं, साथ ही ममालिक हैं जहाँ पर वो कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। तो इसमें जो इंटरनेशनल फैक्टर है, वो उनकी तो कोशिश होगी कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो, क्योंकि बलूचिस्तान के वसाइल पर जो है वो हर कोई हाथ मारना चाहता है। अब ये हमारी अक्लमंदी है कि हमने किस तरह चीज़ों को लेकर आगे चलना है। ये दुनिया भर में ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। अगर आप आयरलैंड की बात कर लें, आप इवन देन यूक्रेन वाले वाक़ये को देख लें, आप इंडिया के अंदर जो है वो 27 के करीब जो है वो अलहदगी की मूवमेंट्स चल रही हैं। उन तमाम चीज़ों को तमाम ममालिक जो हैं वो 2 तरह से उनका होता है। एक होता है टारगेटेड ऑपरेशन। अभी आपने बात की नेशनल एक्शन प्रोग्राम की। तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम के ऊपर अगर अमल दरामद हो जाता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। उसमें उस एपीसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की विल शामिल थी। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इसको इम्प्लीमेंट करना या करवाना जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए चीजों को आगे लेकर चलना है। हम कब तक अपने शोधा की लाशें उठाते रहेंगे? हम कब तक बेगुनाह पंजाबियों से लेकर यानी पाकिस्तान का इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए कि ये पंजाबी मजदूर है या ये अपना फलां का मजदूर है। मजदूर मजदूर है। जो आम लोगों का वहां पे कत्लेआम हो रहा है उसको बदकिस्मती से हम रोकने में नाकाम रहे हैं। आप खुद बड़ी-बड़ी फसीलें जो हैं उनके अंदर जो है वो बैठकर जो है वो ड्राइंग रूमों में फैसले करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर इस वक़्त भी डायलॉग की अगर आप बात करते हैं तो डायलॉग के लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान की वो पार्टियां जो सियासी तौर पर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है और वो मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को दो तरह का टारगेट ऑपरेशन भी रखें, लेकिन साथ पॉलिटिकल डायलॉग भी करें और जिस वसीले लेकिन लेकिन भट्टी साहब, जो जो पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं बलूचिस्तान में भी बेशक हैं, वो तो आईने पाकिस्तान को भी मानती हैं, पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम है उसको भी मानती हैं, पाकिस्तान के झंडे को भी मानते हैं। वो तो दहशतगर्दों के साथ बात करने के लिए वो भी तैयार हैं। तो BLF वगैरह या दीगर जो इनकी मजीद ब्रिगेड और दीगर जो वहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं उनके असल तो दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। लिंक्स अगर बैरूनी ममालिक के साथ जोड़ा जाए तो उनका है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का तो रोल नहीं है। इस सारी दहशतगर्दी के वाकयात में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या रोल, क्या वो उनको BLA को लाया जा सकता है? देखें, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अब आप उस नुक्ते पर आ गए हैं जिस पर मैं लेके आना चाहता था कि ये बात आप करें। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई नहीं उसमें, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या बलूचिस्तान की जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने क्या उनको इक्तदार जो है उनके हवाले किया है? मुझे आप ये बताएं कि इससे पहले जो बलूचिस्तान के अंदर अवाम के हकूक की बात करने वाले बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, उनमें से कितनी पार्टियां हैं जिनको ऑन बोर्ड लेकर कहा गया है कि जनाब आपको हम वजारत आला देते हैं, और कोई एक इंतखाबात मुझे बता दे जो मेरिट के ऊपर आया हो। यानी बलूचिस्तान के अंदर हम डिफेक्टो हुकूमत बनाते रहे हैं, मुसलसल ये सिलसिला चला आ रहा है। देखें, बात यह है कि लोगों के मैंडेट के बगैर अगर आप डिफेक्टो हुकूमतें बनाएंगे तो उनकी अवाम में रूट्स नहीं होंगे। जब अवाम में रूट्स नहीं होंगे तो इस तरह की जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं या दहशतगर्द हैं उनके लिए ये एक बड़ी फजा जो है वो हमवार होगी। लेकिन उन पार्टियों की जिनकी अवाम के अंदर भी रूट्स हैं, जो पार्लियामान के अंदर बैठकर बलूचिस्तान की हकूक की भी बात करते हैं, यानी इससे ज्यादा मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं थी कि अख्तर जान मैंगल साहब जो हैं जो कौमी धारे में आए, बजाय इसके कि उनकी पार्टी को आप जो है वो वहां लेकर आते, वहां पे जनाब आपने कहा जी कि नहीं हम अपनी मर्जी का वजीर आला लाएंगे, हम अपनी मर्जी का वजीर आजम लाएंगे। देखें देखें आपकी बात बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट, मैं आपकी बात खत्म, उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि हम रियासत को बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो है वो डायलॉग करें, आप लोगों को जोड़ें। रियासत हमारी बात नहीं मान रही, दहशतगर्द तो वैसे ही नहीं मानते। सो इस वक्त भी मैं अगेन ये कह रहा हूं कि अगर आपने
इंटरनेशनली जो है उन चीज़ों को वो करना है, तो फिर आपको उन ममालिक के हवाले से जहाँ से मुदाखलत हो रही है, उन रूट काज़ज़ की तरफ जाना होगा। और उसके लिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि अवाम आपके साथ हो, पब्लिक की विल आपके साथ हो। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अगर मिलकर पाकिस्तान की अफ़वाज, बलूचिस्तान के आम लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये अगर मिल बैठकर एक जुड़त के साथ जो है वो चीज़ों को करें, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि अगले 6 माह के अंदर बलूचिस्तान के अंदर ना सिर्फ अमन कायम होगा, खुशहाली का नए दौर का आगाज़ होगा और चीज़ें बेहतर होंगी। देखें, जब गुर्बत खत्म होती है ना, मेरी बात सुन लें, जब गुर्बत खत्म होती है तो जब लोगों के पेट में खाना जाता है ना, तो गुर्बत खत्म होती है, उनके मसाइल कम होते हैं, तो फिर वो दहशतगर्दी का नहीं सोचते। फिर जो है ना वो जैसे वो कहते हैं ना कि फिर उनकी कोशिश होती है, नहीं यार, हमारे क्या बलूचिस्तान के आम जो वहाँ पे मज़दूर है, आम लोग हैं, उनका दिल नहीं करता कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल करें? क्या वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं खुशहाली की तरफ जाएँ? जी, पॉइंट आ गया आपका भट्टी साहब, बिल्कुल सही सही आप कह रहे हैं। अवैस, मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात भी की जाती है, जहाँ तक दहशतगर्दों के मुतालबात की बात की जाती है कि सी पैक को रोल बैक कर दिया जाए, दीगर जो डेवलपमेंट के काम हैं जैसे कि कच्ची कैनाल जो एक डैम्स का प्रोजेक्ट है उसको वो बंद करना, आज वहाँ से मजदूरों को भी उठा लिया गया, उन वहाँ पे प्रोजेक्ट को बंद कर दें। तो इस तरह जो दहशतगर्द हैं उनके मुतालबात या उनकी बात मान कर क्या हम मुल्क में अमल ला सकते हैं? मुख्तसरन बताइएगा। देखिए, यही बात है, मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि भट्टी साहब, मैं आपसे आता हूँ, एक मिनट में अवैस से जरा बात कर लूँ। जी 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 अवैस। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि जो बलूचिस्तान में मुज़ाकरात के हवाले से जो बात है वो भी डेफिनेटली होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। ये भी एक मिथ है कि आखिर आपको मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ता है। इंडिया ने कश्मीर को डील किया आपके सामने, नागालैंड और छत्तीसगढ़ के मामला इंडिया ने डील किए, अभी सामने टाइगर्स को इंडिया श्रीलंका ने डील किया और उन्होंने क्रश आउट कर दिया उनको। तो कोई मुज़ाकरात नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई चीज आप मुतालबात उनसे देख लें, वो उन्होंने उनकी जो वीडियो सामने आई है वो कहते हैं कि हम चीन को हेट आउट करेंगे, आप सीधे को, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है सीधे को रोल बैक करना बलूचिस्तान से? क्या ऐसी चीजें, इस तरह के मुतालबात का मतलब ये है कि आपके पीछे, यही मुतालबात में वाजे करते हैं कि आपके पीछे हैंडलर्स कौन है। जो लोग चाइना को दुनिया में चाइना की ताकत को नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इस तरह हिट करते हैं, पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप को हिट करते हैं, डेवलपमेंट को हिट करते हैं। बलूचिस्तान में अगर डेवलपमेंट होगी सीपे के थ्रू तो उसका फायदा कौन उठाएगा? क्या उसका फायदा पंजाब को होगा, क्या सिंध को या बलूचिस्तान को कैंडिडेट को होगा? तो ऐसी बात में मेरा ख्याल है कि ये एक, जिस तरह मैंने पहले कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक मनसूबाबंदी चाहिए जिसमें आपको बातचीत, आपको हिट आउट करना, आपको मुज़ाकरात और ये सारी चीजें उसके नीचे जो है वो होनी जरूरी है। मुतालबात की जहाँ तक आपने बात की तो उनकी जो बजाय 3-4-5 चीजें वो पाकिस्तान के आइन की तस्वीर नहीं करते। उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, आप उससे बाहर हमसे बात करें। तो मेरा ख्याल है कि ये तो रियासत का फैसला है कि आप आइन से बाहर जाके किसी से बात नहीं करते। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने दोनों मज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बड़े खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज में आज इस मौजू के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डाली। एक नए प्रोग्राम, नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।